राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। आज हम उत्पादन तथा लागत चैप्टर के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें हमने उत्पादन के बारे में चर्चा डिटेल में कर चुके हैं। हम लागत के बारे में हम पिछले क्लास में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने ये जाना था कि लागत होता क्या है। तो जल्दी से अगर हम पिछली क्लास को रिवाइज कर लें कि हमने उसमें क्या क्या पढ़ा था, तो लागत क्या था, लागत का अर्थ क्या होता है। जब भी आप उत्पादन करते हो, लागत यानी कि कॉस्ट, इसका मतलब क्या है, जब भी आप उत्पादन करते हो या प्रोडक्शन करते हो, उस प्रोडक्शन की प्रक्रिया में जिन भी वस्तुओं को या उत्पत्ति के साधनों को खरीदने में या उनको काम पे लगाने में एक उद्यमी को जितना भी व्यय करना पड़ता है, वो सारा का सारा लागत की श्रेणी में आता है। तो अगर इसे हम सूत्र के अनुसार दर्शाना चाहें तो कॉस्ट इज अ फंक्शन ऑफ आउटपुट। ठीक है। फिर हमने ये पढ़ा था कि जो लागतें हैं ये तीन तरह की होती हैं: मौद्रिक लागत, सामान्य लाभ और अवसर लागत। फिर हमने ये जाना था कि समय के आधार पर हम समय को दो कैटेगरी में बांट सकते हैं: अल्पकाल और दीर्घकाल, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। ठीक है। शॉर्ट रन प्रोडक्शन कॉस्ट में हमने कुल लागत यानी टीसी, टोटल कॉस्ट, औसत लागत यानी कि एसी, एवरेज कॉस्ट, और सीमांत लागत, मार्जिनल कॉस्ट के बारे में डिटेल में चर्चा पिछले क्लास में की थी। आज हम दीर्घकालीन लागतों के बारे में स्टडी करेंगे। तो जो लागत है इसको दो रूप में बांटा गया था: अल्पकालीन लागतें और दूसरा है आपका दीर्घकालीन लागतें, यानी कि लॉन्ग रन प्रोडक्शन कॉस्ट। अल्पकालीन लागतें या शॉर्ट रन प्रोडक्शन कॉस्ट के बारे में हम पिछले क्लास में चर्चा कर चुके हैं। आज के क्लास में हम दीर्घकालीन लागतों के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो दीर्घकालीन लागतें क्या होती हैं? तो सबसे पहले प्रश्न उठता है कि दीर्घकाल से क्या तात्पर्य है, लॉन्ग रन होता क्या है, ये कैसा पीरियड ऑफ टाइम है। दीर्घकाल जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि ये वह समय होता है जो कि बहुत लंबे अंतराल का होता है: 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल। ठीक है। तो ये जो समय है ये इतना लंबा होता है कि इससे इस समय अंतराल के अंतर्गत प्रोडक्शन जो प्रोसेस है उसमें जितने भी फैक्टर्स हैं यानी उत्पादन के साधन हैं, उन सबको हम परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि अल्पकाल में कुछ साधन जो थे वो स्थिर होते थे और कुछ साधन परिवर्तनशील होते थे, है ना। यानी कि अल्पकाल में फिक्स्ड रिसोर्सेज भी होते थे और वेरिएबल रिसोर्सेज भी होते थे। ठीक है। वेरिएबल, फिक्स्ड रिसोर्सेज एंड वेरिएबल रिसोर्सेज। लेकिन दीर्घकाल चूंकि बहुत लंबा समय अंतराल होता है, इसमें हम सभी संसाधनों को परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे प्लांट का साइज भी बदल सकते हैं, नया ज़मीन पर नया प्लांट खड़ा कर सकते हैं, नई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो सकती है, फिर आप नई मशीनरी को मंगा सकते हैं। कुल मिला के दीर्घकाल में जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं? परिवर्तनशील या फिर वेरिएबल। ठीक है। वेरिएबल या फिर परिवर्तनशील, ठीक है। इसलिए आज की जो क्लास है हमारी, उसमें हम दीर्घकालीन लागतें, जिसमें कि सभी संसाधन कैसे होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं, इनके बारे में स्टडी करेंगे। तो जैसे कि शॉर्ट रन में हमने कॉस्ट के तीन अवधारणाओं या तीन कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था: कुल लागत, औसत लागत और सीमांत लागत। वैसे ही हम दीर्घकाल में भी इन तीनों ही कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इसको बोला जाएगा दीर्घकालीन कुल लागत। ठीक है। यानी कि LTC, लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट। दूसरा हम पढ़ेंगे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के बारे में, LAC। और तीसरा है लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट यानी कि LMC। तो ये वक्र कैसे होते हैं, ठीक है, इनको कैसे डिराइव किया जाता है, इसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे।
दीर्घकालीन लागतों के कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं हम। दीर्घकालीन लागतें, या फिर इसको हम बोल सकते हैं लॉन्ग रन प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे LTC के बारे में। LTC का मतलब क्या हुआ? लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट। ठीक है, यानी कि दीर्घकालीन कुल लागत। ठीक है, अगर इसी के साथ हम इसको कॉन्ट्रास्ट इसका देखते चलते हैं, दीर्घकालीन लागतों के साथ साथ हम अल्पकालीन लागतों को भी देखते हैं। यहाँ पर कंपैरिजन हम लोग कर पाएंगे इजीली। अल्पकालीन लागतें, ठीक है, अल्पकालीन लागतें या फिर जिसे हम शॉर्ट रन प्रोडक्शन कॉस्ट भी बोलते हैं। इसमें सबसे पहले हम STC की अगर बात करें, STC का मतलब शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट। ठीक है, यानी कि शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट। ठीक है, अब जैसा कि आपको क्लियर है, हमने पिछले क्लास में भी चर्चा की थी कि शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर्स जो हैं, उत्पादन के कुछ साधन फिक्स्ड होते हैं और कुछ वेरिएबल होते हैं। इस वजह से जो TC होता है वो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का योग होता है। ठीक है, लेकिन अगर दीर्घकाल की हम बात करें तो दीर्घकाल में चूंकि जितने भी संसाधन हैं वो सभी के सभी कैसे हैं? परिवर्तनशील है, वेरिएबल है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर TC जो है उसमें फिक्स्ड कॉस्ट की चर्चा हम नहीं करेंगे। ठीक है, अब दूसरा कॉन्सेप्ट है इसमें। पहले हम एक काम करते हैं, इसका डायग्राम बना के देखते हैं। LTC का जो चित्र है, अगर इसको हम ग्राफ के माध्यम से दर्शाना चाहें तो किस तरीके से बनेगा? चूंकि लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट में फिक्स्ड कॉस्ट है नहीं, इसलिए ये 0 से ही शुरू होगा। ठीक है, और इस तरीके से ये ऊपर जाएगा LTC। ठीक है, X एक्सिस पर हम उत्पादन के स्तर को लेंगे और Y एक्सिस पर हम LTC यानी कि लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट को दर्शाएंगे, और इसमें वेरिएबल फैक्टर्स ही हैं मात्र। ठीक, लेकिन जब शॉर्ट रन की हम बात करते हैं तो शॉर्ट रन का TC का जो डायग्राम है या STC का डायग्राम वो कैसे बनता है? इसमें चूंकि TC TFC और TVC का योग होता है, इसलिए TFC जो है वो उत्पादन के स्तर के साथ कांस्टेंट होता है, जो हमने पिछले क्लास में इसके बारे में चर्चा भी की है। ठीक है, और यहाँ पर हम TFC, TVC और TC तीनों को दिखाएंगे। ठीक है, और TVC जो है वो आपका इस तरीके से 0 से शुरू होगा, क्योंकि जिस समय उत्पादन का स्तर 0 होता है तो TVC भी 0 होता है। लेकिन उत्पादन का स्तर 0 होने पर TFC कुछ ना कुछ अवश्य रहेगा, क्योंकि उत्पादन अगर हमने स्टार्ट नहीं भी किया है तो उससे पहले हमने प्लांट को खड़ा किया है, मशीनरी खरीदी है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, जिसके लिए कुछ ना कुछ लागत अवश्य लगी है। ठीक है, अब TC अगर ले तो चूंकि TC इन दोनों का योग है, इसलिए वो TFC के ऊपर से TC कर्व जाता है। तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि दीर्घकालीन टोटल कॉस्ट और शॉर्ट टर्म टोटल कॉस्ट में चित्र किस तरीके से बनेगा। जो शॉर्ट टर्म है वो TFC के ऊपर से जाएगा, यानी कि जिस समय उत्पादन 0 होगा उस समय भी कुछ ना कुछ लागत अवश्य होगी। लेकिन लॉन्ग रन में चूंकि सारे फैक्टर्स वेरिएबल हैं, इसलिए यहाँ पर जो LTC है वो 0 से स्टार्ट होकर आगे की तरफ बढ़ता है। तो इस तरीके से आपको LTC और STC यानी कि लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट और शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट के बारे में आपको आई होप आपने अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। इसके बाद हम बात करेंगे एवरेज कॉस्ट की।
तो लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट के बाद हम चर्चा करेंगे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, ठीक है, दीर्घकालीन औसत लागत, ठीक है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, LAC अगर आपको कैलकुलेट करना है तो LAC इज इक्वल्स टू LTC डिवाइडेड बाय Q, ठीक है। कुल लागत को, दीर्घकालीन कुल लागत को जब उत्पादन की मात्रा से डिवाइड किया जाता है तो हमें दीर्घकालीन औसत लागत वक्र या उसकी वैल्यू प्राप्त होती है, ठीक। इसका डायग्राम कैसा बनेगा, यू शेप्ड, ठीक है, इस तरीके से LAC यू आकार का होता है। एक्स एक्सिस पर हम उत्पादन के स्तर को दर्शाते हैं और वाई एक्सिस पर हम LAC यानी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को दर्शाएंगे, ठीक है। और जो टेबल हमारा फॉर्म होगा, इस फॉर्मूला के थ्रू जो वैल्यूज़ हम लेंगे, उन वैल्यूज़ को जब हम इस ग्राफ में डॉट पुट करेंगे तो इस तरीके, इस आकार का कर्व हमें प्राप्त होगा, ठीक है, उल्टे यू आकार का। तो ये यू आकार का क्यों होता है, क्योंकि दीर्घकाल में भी उत्पादन के जो हैं 3 प्रकार के प्रतिफल प्राप्त होते हैं ना, पैमाने के प्रतिफल मिलते हैं हमें, पहले बढ़ते प्रतिफल, फिर स्थिर प्रतिफल। तो बढ़ते प्रतिफल की स्थिति में कॉस्ट घटती है, स्थिर प्रतिफल की स्थिति में उसका बेस, और फिर उसके बाद घटते प्रतिफल जब प्राप्त होते हैं तो कॉस्ट हमारी बढ़ने लगती है, जिस वजह से LAC की जो साइज़ है या उसका जो आकार है वो कैसा होता है, यू शेप का। सिमिलरली शॉर्ट रन की अगर हम बात करें तो जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट जो होगा SAC, उसका भी फॉर्मूला क्या होगा, STC यानी TC डिवाइडेड बाय Q, ठीक है। इसका शेप भी यू आकार का ही होता है, ठीक है। वाई एक्सिस पे SAC और एक्स एक्सिस पे लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है। और शेप क्या होगी इसकी भी यू आकार की, इसको शॉर्ट में हमने AC लिख दिया है। अब आप दोनों जो डायग्राम्स हैं इसमें आप अंतर क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ जो आपका LAC है यानी कि दीर्घकालीन औसत लागत का जो वक्र है, जो यू आकार का है, लेकिन ये थोड़ा सा फैला ज़्यादा हुआ है, ठीक है। लेकिन जो शॉर्ट रन प्रोडक्शन एवरेज कॉस्ट है, उसका जो ये कर्व है ये डीप यू है ना, इसमें फैलाव थोड़ा सा कम है, क्योंकि अल्पकाल होने की वजह से कुछ साधन जो हैं वो स्थिर होते हैं और कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं, जिस वजह से ये ज़्यादा अफेक्ट डालते हैं AC वक्र पर। इस यू आकार का कारण वही है, सेम, पहले उत्पत्ति के जब हमको बढ़ते हुए उत्पादन प्राप्त होता है तो कॉस्ट कम होती है, AC कम होती है, स्थिर में बेस, और फिर जब हमारा उत्पादन घटने लगता है तो एवरेज कॉस्ट भी बढ़ने लगती है। तो इस तरीके से LAC और SAC के बारे में हमने देखा और दोनों को कंपेयर किया। अब हम LMC यानी कि लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट के बारे में जानेंगे। अब हम चर्चा करेंगे LMC यानी कि लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, यानी कि दीर्घकालीन सीमांत लागत। सीमांत लागत यानी एक उत्पत्ति का हर अगला एक अतिरिक्त इकाई को लगाने से कॉस्ट में क्या परिवर्तन आता है, कुल लागत में जो परिवर्तन आता है उसे हम सीमांत लागत या मार्जिनल कॉस्ट के नाम से जानते हैं। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला अगर हम लिखना चाहें तो LMC को कैलकुलेट करने के लिए हम डेल्टा LTC डिवाइडेड बाय डेल्टा Q। डेल्टा LTC का तात्पर्य है चेंज इन लॉन्ग रन TC,
और डेल्टा क्यू का मतलब है चेंज इन प्रोडक्शन। इन दोनों का अनुपात हम लेंगे तो हमें क्या पता चलेगा, LMC, यानी कि लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट को निकालने का एक और तरीका है, एक और फॉर्मूला है, LMC इज इक्वल्स टू LTCN माइनस LTCN माइनस 1। यानी कि LTC में जो परिवर्तन आ रहा है, जो पहले वैल्यू थी, मान लीजिए पहले वैल्यू अगर 100 यूनिट्स थी, ठीक है, उसके बाद वो यूनिट बढ़कर उत्पादन, पहले आपका मान लीजिए 100 यूनिट्स था, ठीक है, यहाँ हम LTC ले रहे हैं, ठीक है, LTC पहले मान लीजिए 100 यूनिट्स था, अभी वो बढ़कर 150 हो गई, ठीक है, और फिर बढ़कर वो मान लीजिए 180 हो गया। तो हम LMC कैसे निकालेंगे, पहले में तो 100 है, ठीक है, दूसरे में क्या हुआ आपका 100 से ये बढ़कर इंक्रीज होकर 150 हो गया है, तो 150 माइनस 100 इज 50। तो आपका जो चेंज आया है वो कितना आया है, 50 यूनिट्स का। 50 यूनिट्स का ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया, आप मतलब कॉस्ट की बात हम यहाँ कर रहे हैं, 50 यूनिट्स ज़्यादा अब कॉस्ट लग रही है। अब 180 माइनस 150, तो ये हो गया आपका 30, ठीक है। तो इस तरीके से हम चेंज लेते हैं, हर LTC में जो हर अगली इकाई के बाद जो परिवर्तन आ रहा है उसे हम LMC के द्वारा दर्शाते हैं। इसका जो कर्व बनता है वो कैसा बनता है, इसका कर्व भी U आकार का ही होता है, LMC, ठीक है। Y एक्सिस, X एक्सिस, X एक्सिस पे लेवल ऑफ आउटपुट, Y एक्सिस पे LMC की मात्रा को दर्शाते हैं। और जब हम इसका चित्र बनाएंगे, कर्व बनाएंगे, तो ये किस तरीके का बनेगा, U शेप का, ठीक है, लेकिन इसका फैलाव थोड़ा ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू शॉर्ट रन। शॉर्ट रन की अगर हम बात करें तो शॉर्ट रन में अगर हम SMC यानी कि शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट की अगर बात करें तो इसका भी फॉर्मूला निकालने का तरीका है डेल्टा STC डिवाइडेड बाय डेल्टा Q, या फिर एक ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला है STCN माइनस STCL माइनस 1, ठीक है। सेम तरीके से जैसे हमने ये कैलकुलेट किया लॉन्ग रन, वैसे ही हम शॉर्ट रन में भी कैलकुलेट करेंगे मार्जिनल कॉस्ट को। इसका जो कर्व है वो भी U आकार का ही होता है, SMC। Y एक्सिस, X एक्सिस, लेवल ऑफ आउटपुट X एक्सिस पे, Y एक्सिस पे मार्जिनल कॉस्ट को हम दर्शाते हैं, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट को। लेकिन दोनों में अगर हम कंपेयर करें तो दीर्घकालीन और अल्पकालीन सीमांत लागत के कर्व में क्या आपको चेंज लग रहा है, ये थोड़ा स्टीप व्यू है, मतलब डीप व्यू है, और ये थोड़ा इसका फैलाव थोड़ा ज़्यादा है, कारण इसमें कुछ साधन परिवर्तनशील हैं और कुछ फिक्स्ड हैं, और दीर्घकाल में सभी साधन जो हैं वो परिवर्तनशील होते हैं। और यू शेप होने का कारण सेम रीज़न है, उत्पत्ति के 3 नियम, शुरू में बढ़ते प्रतिफल, फिर स्थिर और बाद में घटते प्रतिफल। तो आई होप आपको दीर्घकालीन लागतें और अल्पकालीन लागतें क्या होती हैं, इनमें क्या अंतर है, ये आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से आप सभी ने दीर्घकालीन और अल्पकालीन उत्पादन लागतों के बारे में डिटेल में देखा, जाना और समझा। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है कि ज़्यादातर जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं, है ना, वो शॉर्ट रन से रिलेटेड होती हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि दीर्घकाल इतना लंबा समय होता है कि उसमें हम ही बदल जाते हैं, है ना, सब कुछ बदल जाता है, एवरीथिंग जो है वो क्या है, वेरिएबल है उस समय, ठीक है। तो आर्थिक गतिविधियों पर ज़्यादातर प्रभाव किसका पड़ता है, शॉर्ट रन का। तो अगर हम जितनी भी हमने शॉर्ट रन में 3 कॉन्सेप्ट पढ़े, TC, AC, MC के, यदि इनको कैलकुलेट करना है आपको एक टेबल के माध्यम से, तो वो किस तरीके से होगा उसको हम एक टेबल की सहायता से समझते हैं।
सबसे पहले कॉलम में हम आउटपुट या प्रोडक्शन को दर्शाएंगे, दूसरे कॉलम में हम टीसी को यानी कि कुल लागत को। हम यहाँ पे शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं, उससे संबंधित टेबल फॉर्म कर रहे हैं। और हम सभी जानते हैं कि शॉर्ट रन में कुछ साधन स्थिर हैं और कुछ परिवर्तनशील हैं, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की भी बात करेंगे और टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एवरेज कॉस्ट की और मार्जिनल कॉस्ट की। ठीक है, मान लीजिए उत्पादन शुरू में 0 है, उत्पादन नहीं है, और ग्रेजुअली धीरे धीरे उत्पादन की मात्रा बढ़ती है। 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, एंड सो ऑन। अब मानते हैं हम फिक्स्ड कॉस्ट की अगर बात करें तो उत्पादन का स्तर जब 0 है तब 180 लाख या 180, इसको इन लैक्स मान लेते हैं, मान लीजिए, ठीक है, 180 लाख आपका फिक्स्ड कॉस्ट है, ठीक है। तो ये फिक्स्ड है, शॉर्ट रन है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। पहली यूनिट में भी 180, दूसरी में भी 180, तीसरी में भी, चौथी और पांचवी, मतलब ये कांस्टेंट है आपकी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसीलिए इसको फिक्स्ड कॉस्ट कहा जाता है, ठीक है। अब वेरिएबल कॉस्ट की अगर हम बात करें, चूंकि वेरिएबल कॉस्ट जिस समय उत्पादन 0 होता है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी कितनी होती है, 0 ही होती है, ठीक है। तो इस समय टीवीसी भी कितनी है, 0 है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे इसमें परिवर्तन आता है। पहले मान लीजिए 120 लाख के बराबर हमने बढ़ाया, फिर उसके बाद धीरे धीरे 220, उसके बाद 330, 540 और फिर 820, ठीक है। अब आपको क्या, जो हमने फॉर्मूला की बात की थी, तो हमने क्या बात की थी कि, और जैसा कि आपको पता है कि हम TC कैसे कैलकुलेट करते हैं, TC इज इक्वल्स टू TFC प्लस TVC। तो TFC और TVC को जोड़ देंगे तो हमारा TC यानी कुल लागत या टोटल कॉस्ट निकल के आएगी। 180 प्लस 0 180, 180 प्लस 120, इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो कितना हुआ, 300, और फिर आप 180 और 220 को जोड़ेंगे 400, और उसके बाद आप 180 और 330 को जोड़ेंगे 400, 480, 510। उसके बाद आप 180 और 540 को जब आप ऐड करेंगे तो आपका होता है 720, और फिर 180 प्लस 820 को ऐड करेंगे तो 1000, ठीक है। तो इस तरीके से हमने TC को कैलकुलेट किया। कैसे किया, TFC की वैल्यू और TVC की वैल्यू को जोड़कर हमने टोटल कॉस्ट की वैल्यू को निकाला। अब हमको कैलकुलेट करना है AC, एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट निकालने से पहले हम मार्जिनल कॉस्ट निकाल लेते हैं, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपका, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू डेल्टा TC अपॉन डेल्टा Q, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला है चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट, ठीक है। तो आउटपुट में चेंज कैसे हो रहा है, पहले 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, तो जो चेंज है वो कितना है, 1 यूनिट का। 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 इज 1, 4 माइनस 3 इज 1, 5 माइनस 4 इज 1, ठीक है। तो आपका जो डिनोमिनेटर है वो क्या रहेगा, ऑलवेज 1, ठीक है।
तो हमको अब क्या देखना है, किसी भी वैल्यू को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर तो सेम ही रहेगा। तो हम लोग किस चीज़ को देख लेते हैं, चेंज इन टोटल कॉस्ट को, यानी टोटल कॉस्ट में क्या परिवर्तन आ रहा है। पहले हमारी टोटल कॉस्ट कितनी थी, 180, ठीक है, तो इससे पहले तो थी नहीं, तो शुरू को हम मान के चलते हैं डैश। उसके बाद 300 है, 300 माइनस 180, 300 में से 180 को माइनस कर दीजिए तो कितना आपका बचता है, 120, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्ट आपकी कितनी होती है, 120, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, 400 में से 300 को माइनस करना है। 400 माइनस 300 आपका कितना हुआ, 100। उसके बाद आपको 510 में से 400 को माइनस करना है तो कितना आया आपका, 90। और फिर 720 में से 510 को माइनस करना है तो आपका कितना आया। उसके बाद 500 में से 400 को माइनस करेंगे तो 110। उसके बाद 720 में से 510 को माइनस करेंगे तो 210। और लास्ट में 1000 में से 720 को माइनस करेंगे तो 280 आता है, ठीक है। तो हमने मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब हम एवरेज कॉस्ट की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, TC डिवाइडेड बाय Q, है ना। TC यानी कि टोटल कॉस्ट की वैल्यू को हम उत्पादन की जो वैल्यू है उससे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट आपका, सेकंड में आप क्या देख रहे हैं कि आपका TC है 300, तो 300 ये इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना, 0 से आप डिवाइड करेंगे तो 300 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, TC, हाँ 300 डिवाइडेड बाय 1 आपका 300 है। फिर उसके बाद हम 400 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 400 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया, 200। उसके बाद हम 510 को डिवाइड करेंगे 3 से तो आपका आएगा 170। उसके बाद 720 को डिवाइड करेंगे हम 4 से तो आएगा 180। उसके बाद 1000 को हम 5 से डिवाइड करेंगे और हमारा आंसर आएगा 200, ठीक है। तो इस तरीके से आपको, इस तरीके से इस टेबल को देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि हम TC को कैसे कैलकुलेट करेंगे, एवरेज कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करेंगे और मार्जिनल कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करेंगे। कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जिनके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन है, मौद्रिक लागत में निम्नलिखित में किसे सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। मौद्रिक लागत यानी मॉनेटरी कॉस्ट में हम किन किन आइटम्स को या मदों को शामिल करते हैं। ऑप्शन ए है सामान्य लाभ, ऑप्शन बी है व्यक्त लागतें यानी एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ऑप्शन सी है अव्यक्त लागतें यानी कि इम्प्लिसिट कॉस्ट, और ऑप्शन डी है इनमें से सभी या उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो मौद्रिक लागत में हम सामान्य लाभ, व्यक्त लागतें और अव्यक्त लागतें तीनों को ही शामिल करते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन स्थिर लागत नहीं है, है ना। इनमें से जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन ऑप्शंस में से क्या आपकी स्थिर लागत या फिर फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है, उसे चूज करना है आपको। पहला है बीमे की प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम। जो भी इंश्योरेंस का प्रीमियम है वो फिक्स्ड कॉस्ट की श्रेणी में ही आता है, क्योंकि ये आपको देना ही पड़ता है, चाहे आपका प्रोडक्शन 0 हो या फिर ज़्यादा हो। ब्याज, आपने मार्केट से जो, बैंक से, मार्केट से जो पैसा लिया है, पूंजी ली है, उसके बदले ब्याज आपको चुकाना ही पड़ता है, चाहे आपका प्रोडक्शन की मात्रा कम हो या ज़्यादा हो, तो ये भी स्थिर लागत है। फिर कच्चे माल की लागत, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, ये आपका जैसे जैसे आप उत्पादन बढ़ाते हो,
है ना, वैसे वैसे ये कॉस्ट बढ़ती है। यदि उत्पादन ज़ीरो है तो हम रॉ मटेरियल, इसका मतलब हमने कोई रॉ मटेरियल नहीं खरीदा है। तो कच्चे माल की लागत जो है ये आपका वेरिएबल कॉस्ट की श्रेणी में आता है। ऑप्शन डी है फैक्ट्री का किराया, तो रेंट ऑफ द फैक्ट्री। तो किराया भी आपको, चाहे आप उत्पादन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपको देना ही होगा। तो इस के अनुसार ऑप्शन ए यानी इंश्योरेंस प्रीमियम, इंटरेस्ट और रेंट ऑफ द फैक्ट्री, ये तीनों के तीनों आपके फिक्स्ड कॉस्ट की श्रेणी में आते हैं। जो नहीं है वो है आपका कच्चे माल की लागत यानी कि कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कुल लागत एवं कुल स्थिर लागत का अंतर क्या होता है? जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो कुल लागत में और कुल स्थिर लागत का जो अंतर है वो क्या होता है? धीरे धीरे स्थिर होता है, बढ़ता जाता है, घटता है या घटता बढ़ता रहता है? तो इसका आंसर है कि ये जो गैप है ये बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादन बंद कर देने पर निम्नलिखित में कौन सा प्रभाव पड़ता है? मान लीजिए प्रोडक्शन चल रहा है और अगर आप प्रोडक्शन बंद कर देते हैं या कोई प्रोड्यूसर प्रोडक्शन बंद करता है तो क्या, किस पे इसका प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए स्थिर लागतें बढ़ जाएंगी, ऑप्शन बी परिवर्तनशील लागतें कम हो जाएंगी, ऑप्शन सी परिवर्तनशील लागतें शून्य हो जाएंगी या स्थिर लागतें शून्य हो जाएंगी। क्या होगा? तो इसमें अगर आप प्रोडक्शन बंद कर रहे हो तो सबसे पहले आपकी जो परिवर्तनशील लागतें हैं वो शून्य होंगी। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, परिवर्तनशील लागतें शून्य हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सही अंकित कीजिए। ठीक है, आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से जो राइट ऑप्शन है उसे आपको चूज करना है। अगर आपको टीवीसी को कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे? टीसी में से टीएफसी को माइनस कर देंगे तो टीवीसी निकल के आएगा। दिस इज द राइट आंसर। टीसी इज इक्वल्स टू टीवीसी माइनस टीएफसी, रॉन्ग है ये, क्योंकि टीसी इज इक्वल्स टू टीवीसी प्लस टीएफसी होता है, ना कि माइनस होता है। ऑप्शन सी टीएफसी इज इक्वल्स टू टीवीसी प्लस टीसी, नहीं, टीसी माइनस टीवीसी अगर हम करेंगे तो हमारा टीएफसी निकल कर आएगा। ऑप्शन सी भी रॉन्ग है, ऑप्शन डी भी रॉन्ग है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, औसत परिवर्तनशील लागत क्या होती है? औसत परिवर्तनशील लागत का मतलब क्या हुआ आपका? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट को जब हम डिवाइड करते हैं Q से तो हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकल के आता है। D इज द राइट आंसर, TVC डिवाइडेड बाय Q। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या होता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम और किस अन्य नाम से बुलाते हैं? आर्थिक लागत, संतुलन मूल्य, सीमांत लागत या औसत लागत? तो इसका राइट आंसर है आर्थिक लागत, इकोनॉमिक कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब औसत लागत न्यूनतम होती है ना, एसी जिस समय एकदम कम मिनिमम होता है उस समय सीमांत लागत कैसी होती है? तो इसको हम ना एक चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे ये है, मान लीजिए आपका एसी कर्व और ये है आपका एमसी कर्व। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जिस समय एसी न्यूनतम है, कम है, उस समय सीमांत लागत कितनी है? ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, उस पॉइंट पर ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं, ये वक्र। तो एक दूसरे को यदि काटते हैं जिस पॉइंट पे, वो पॉइंट हमें क्या बताता है कि इस पॉइंट पर एसी और एमसी दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो इसका राइट आंसर होगा कि सीमांत लागत एसी के बराबर होती है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अल्पकालीन औसत लागत वक्र का आकार कैसा होता है? अल्पकालीन औसत लागत वक्र का आकार कैसा होता है? ये हमने यहाँ कर्व बनाया हुआ है यू शेप का। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, यू आकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वक्र का आकार उल्टा होता है ना?
मतलब यू शेप ना होकर उल्टा इस तरीके से होता है। किसका होता है? AFC का नहीं, क्योंकि AFC का जो वक्र है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इस तरीके से बनता है। ठीक है, AFC का वक्र रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। ठीक है, MC का जो वक्र है वो इस तरीके से U आकार का होता है, सीधा U। AVC जो होता है वो भी आपका U ही शेप का होता है, लेकिन जो AP है ये आपका उल्टा आकार का होता है। क्यों? क्योंकि शुरू में जब बढ़ते हुए उत्पादन मिलते हैं तो एवरेज प्रोडक्ट बढ़ता है, स्थिर होता है, और फिर जब उत्पादन घटने लगते हैं तो एवरेज प्रोडक्ट घटने लगता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि AP, या इसे हम औसत उत्पाद भी बोलते हैं, एवरेज प्रोडक्ट। नेक्स्ट, कौन सी लागत शून्य नहीं हो सकती? इनमें से कौन सी लागत है जो कभी भी शून्य नहीं हो सकती है? सीमांत लागत शून्य हो सकती है, स्थिर लागत, परिवर्तनशील लागत, अवसर लागत। तो इसमें आपका राइट आंसर है स्थिर लागत, यानी कि ऑप्शन बी। होपफुली इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने के बाद आपको उत्पादन और लागत से संबंधित जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।